प्रीति को काफी ज्यादा जलन हो रही थी क्योंकि उसकी होने वाली देवरानी काफी ज्यादा अमीर घर से जो थी और उसकी होने वाली देवरानी के लिए घर में काफी बदलाव भी किए जा रहे थे। यह देखकर प्रीति अपनी सास अनीता के पास जाकर बोलती है, माँ जी, ये सब घर में क्या हो रहा है? आज से पहले तो घर में इतना कभी बदलाव आया नहीं और आप भी तो कहती हैं ये आपका घर है। इस घर में जब तक आप नहीं चाहेंगी तब तक कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब यहाँ की छोटी बहू क्या आ रही है? आपने तो घर की काया ही पलट दी माँ जी। मैं अभी बोल रही हूँ, घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इसे अभी के अभी रोक दो। बहू तो इतना क्यों जल रही है? परिवर्तन तो हर किसी की जिंदगी का एक नियम होता है और मैं भी बस उस नियम को ही अपना रही थी। देख, घर में देवरानी आएगी तो कुछ परिवर्तन घर में भी होने चाहिए ना, और वो ही सबके लिए अच्छे होंगे और परिवर्तन तो तेरे लिए भी अच्छे रहेंगे ना। और मैं तो पूरे घर के बारे में सोच रही हूँ और एक तू है जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। माँ जी, मुझे सब समझ में आ रहा है कि अचानक से आपको ये बदलाव क्यों पसंद आ रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। जब मैं आई थी तब तो आपने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं, लेकिन जैसे ही आपकी छोटी बहू आने वाली है तब तो आपने घर में इतना कुछ बदलाव कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे छोटी बहू नहीं, आपकी बेटी आ रही हो। मेरे लिए आज तक कभी आपने ऐसा नहीं किया। अरे मेरे लिए तो आपने अपनी रसोई में भी बदलाव नहीं किया जरा सा भी, और अचानक से ये सब बदलाव। बहू, मैं समझ रही हूँ कि तू क्यों इतनी नाराज है। अरे होता है, जब घर में कोई दूसरा आता है ना और उसकी इम्पोर्टेंस हमसे ज्यादा हो जाती है तो सबको दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि हम तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस देने लगे। तेरी देवरानी आ रही है घर में और कोई दूसरा मेहमान थोड़ी ना आ रहा है जिसको हम तुझसे ऊपर रखेंगे या उसे पसंद करेंगे। और वो तो हमेशा तुझसे छोटी ही है और छोटी ही रहेगी। और ये बदलाव जरूरी थे, इसलिए मैं कर रही हूँ। तू ज्यादा मत सोच इन सब चीजों के बारे में, तुझे बुरा ही लगता रहेगा। अनीता इतना बोलकर चली जाती है, लेकिन अब भी प्रीति के मन से बातें नहीं जाती है क्योंकि मन ही मन प्रीति को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद प्रीति की देवरानी जूही शादी करके घर आ जाती है और जूही शादी के बाद रसोई में कुछ परिवर्तन करने लगती है, जिसके लिए वह अपनी सास अनीता से बोलती है, माँ जी, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ना अपनी ये रसोई कुछ ज्यादा ही पुरानी लग रही है। मैंने आज से कभी ऐसी रसोई में खाना ही नहीं बनाया है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है और मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली रसोई की रस्म इस पुराने घर में हो। आपको कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बदलाव आए इस रसोई में। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन मैं तेरे आने का इंतजार कर रही थी। यही सोच रही थी कि अब दूसरी बहू भी घर में आ जाए तो बता दे कि रसोई ठीक है या नहीं। रसोई में कुछ बदलाव आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। और वैसे भी ये रसोई तेरी दादी सास के जमाने की है, काफी पुरानी भी है। अगर इसमें कुछ परिवर्तन आ जाएंगे तो सबके लिए ही अच्छा होगा। और तुम दोनों आपस में बातचीत कर लो, तुम लोग जैसा बोलोगी मैं वैसी ही रसोई बनवा दूंगी। लेकिन अचानक से बदलाव ही क्यों माँ जी? मुझे इससे पहले भी तो मैंने आपको एक बार बोला था ना कि हमारी रसोई पुरानी हो गई है, छत भी थोड़ी टूट गई है। तब तो आपने कहा कि नहीं, बड़ी मजबूत है, बहुत अच्छी है, दिखने में भी लगती है कि पुराने समय की है। तब आपने मेरी एक बात नहीं मानी, पर अब आपको जूही ने कह दिया तो आप तुरंत मान गई और कह रही हैं कि मैं और जूही बात करके रसोई में बदलाव करें। ये कौन सी बात है, मुझे समझाइए। अरे बहू, तू फिर छोटी सी बात को लेकर बैठ गई। अरे तू यही चाहती है ना कि रसोई बहुत पुरानी है और वो थोड़ी बदल के नई तरह से हो जाए, तो उसकी दिक्कतें भी तुझे कितनी सारी थी। और जब तेरी बात मैंने मान ली है और जैसा तू सोच रही है वैसा ही हो रहा है, तो तुझे इसमें भी दिक्कत हो रही है। अरे मैं करूँ तो क्या करूँ? तेरी सुनूंगी तो भी तुझे परेशानी होती है और नहीं सुनती तो भी तुझे परेशानी होती है। मुझे परेशानी होती है पर आगे भी होगी। और आप ये कह रही हो ना कि आप अपनी दोनों बहू की बात मानती हो, तो अब मेरी बात भी सुनो। मुझे इस पुरानी रसोई में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपनी इस पुरानी रसोई में ही काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इसी रसोई में खुश हूँ। इस रसोई में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना? अब आपको मेरी बात भी माननी पड़ेगी। प्रीति अपनी जिद पर अड़ जाती है कि उसे रसोई में कोई बदलाव नहीं चाहिए। वहीं जूही भी अपनी सास को बार बार कहे जा रही थी कि उसे रसोई काफी ज्यादा पुरानी लग रही है
वह अपनी पहली रसोई की रस्म नई रसोई में ही करना चाहती है। अनीता अपनी दोनों बहुओं के बीच में फंसकर परेशान हो जाती है और अपना माथा पीटते हुए बोलती है, बस करो तुम दोनों। अरे इतना कौन लड़ाई करता है? ये तुम दोनों का ही घर है और तुम दोनों की ही जिम्मेदारी है इस घर में सुख शांति बनाए रखना। लेकिन तुम दोनों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। तुम दोनों को घर से कोई मतलब है ही नहीं। और झगड़ा भी किस बात पर हो रहा है कि एक रसोई पुरानी क्यों है और उसे पुराने रखे या ना रखे। तुम दोनों को जो करना है करो। तुम दोनों को मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम दोनों पर ही छोड़ दिया है कि क्या करना है। और जूही तू, अभी तो तू नई नई आई है ना, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अनीता इतना बोलकर वहां से चली जाती है, लेकिन अनीता के बोलने का कोई असर नहीं होता। अनीता की दोनों बहुएं रसोई को लेकर झगड़ा करती ही रहती हैं। जूही भी अभी तक अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं करती है और ना ही रसोई में कुछ खाना पीना बनाती है। दिन निकलते जाते हैं और दोनों का झगड़ा कायम रहता है। ऐसे ही एक दिन प्रीति गुस्से में आकर खाना नहीं बनाती है। यह देखकर अनीता उससे बोलती है, ये क्या बात है बहू, तूने आज खाना क्यों नहीं बनाया? अरे घर के लोग क्या भूखे रहेंगे जब तक तुमने खाना नहीं बनाया? इस घर में बस मैं ही नहीं रहती हूँ, मेरे साथ साथ आपकी एक बहू और है जिसको आप कुछ नहीं कहती हैं। अरे इसकी पहली रसोई की रस्म हुई नहीं तो क्या मेरी गलती है? आप उसे क्यों नहीं बोलती? वो भी तो इस घर की बहू है ना, उसे भी खाना बनाना चाहिए। खाना बनाना तो दूर की बात है, वो मेरी मदद तक नहीं करती है। तो जब तक मेरी पहली रसोई की रस्म नहीं होगी, मेरा घर का काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। रसोई को बदलवाओ तो ही मैं घर का सारा काम करूँगी। अब बात तुम्हारे ऊपर है, आखिर तुम्हें करना क्या है? तो बात अब मेरे ऊपर भी नहीं है, क्योंकि जब तक तुम काम नहीं करोगी तब तक मैं भी कोई काम नहीं करूँगी। भूखे रहना है तो सभी रहें, मैं अकेले खाना बनाऊं और तुम सब बैठकर खाना खाओ। रहने दो, ना रसोई बदलेगी और ना ही मैं अकेले खाना बनाऊंगी। अनीता इस समय बाहर से खाना मंगवा लेती है, लेकिन कई दिन निकल जाते हैं और यही सब चलता रहता है और अनीता इन सब से बेहद परेशान हो जाती है। अनीता इन सब से तंग आकर अपनी दोनों बहुओं को सामने बिठाकर बोलती है, तुम दोनों को मेरी बात तो समझ में आने ही वाली नहीं है। तुम दोनों को तो वही करना है जो तुम्हें ठीक लग रहा है। तब तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम दोनों को अपने अपने हिसाब से चलना है ना। तो अब मैं ससुराल की पहली रसोई का बंटवारा कर रही हूँ। एक हिस्सा प्रीति को मिलेगा और दूसरा हिस्सा जूही को मिलेगा। इसके बाद मुझे इस घर में ना ही कोई कलेश चाहिए और ना ही तू मैं चाहिए। क्या नहीं, हाँ, अब ससुराल की रसोई का बंटवारा हो रहा है और तुम दोनों जो अब तक कलेश कर रही थी, तुम दोनों बिल्कुल चुप हो जाओ, क्योंकि ये सब तुम दोनों की ही वजह से हो रहा है और मुझे इस घर में जरा सा भी कलेश नहीं चाहिए। समझे ना तुम दोनों? अनीता रसोई का बंटवारा कर देती है और रसोई के बंटवारे के साथ ही दोनों बहुओं का झगड़ा भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अंकिता अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर वापस आ रही थी। तभी अंकिता की बेटी को एक चांदनी राजमा चावल वाली का ठेला दिखता है। उस ठेले को देखकर अंकिता की बेटी कहती है, माँ मुझे राजमा चावल खाना है। यहाँ से हमारे स्कूल के कई बच्चे राजमा चावल खाते हैं। हाँ गुड़िया, सही कह रही है। यहाँ से कई बच्चे राजमा चावल खाते हैं। मैडम, आप दोनों के लिए भी मैं एक एक प्लेट राजमा चावल लगा दूं। बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं राजमा चावल। हाँ आंटी, आप एक एक प्लेट राजमा चावल लगा दो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है राजमा चावल देने की। और बेटा, मैंने कितनी बार समझाया है ना, ऐसे ही कहीं से भी कुछ नहीं खाना चाहिए। पता नहीं कैसे बनाते होंगे ये लोग। नहीं नहीं मैडम, आप डरिए मत, मैं बहुत ही साफ सफाई से बनाती हूँ। मुझे भी पता है कि बच्चों की सेहत हमारे लिए पहले आती है, तो मैं भी पूरी साफ सफाई के साथ ही बनाती हूँ राजमा चावल। हाँ हाँ, वो तो बोलोगी ही ना। जहाँ अमीर लोग देखे नहीं वहाँ बातें बनाना शुरू कर दो। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम जैसे लोगों को 2 पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो तुम लोग। माफ करना मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन खुद गर्ज नहीं। 2 पैसे कमाने के लिए मैं किसी की भी सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकती। माँ प्लीज ना, मुझे राजमा चावल खाने हैं। बेटा, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आई क्या? यहाँ से राजमा चावल नहीं खाने ना। चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़े और महंगे होटल से राजमा चावल खिलाती हूँ, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।
मैडम बस बड़े होटल होने का ये मतलब नहीं होता कि वहाँ का खाना अच्छा और साफ सफाई से बना हो। कई बार लोगों से गलती हो जाती है। बाकी आपके ऊपर है, जहाँ से खाना है, जैसा खाना है आप ले सकती हैं, आपकी मर्जी है। अंकिता वहाँ से गुस्से में अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। चांदनी एक बहुत ही गरीब औरत थी जो अपनी सास और अपनी पति का पेट पाल रही थी। चांदनी शाम होते ही अपना राजमा चावल का ठेला लेकर घर जाती, जहाँ उसकी सास रेखा और पति मनोज व्हील चेयर पर था। बहू, तुझे पता है ना, आज मनोज की दवाई खत्म हो गई है। मैंने तुझे सुबह भी कहा था कि आते समय मनोज की दवाई लेती आइयो। तू लाई है ना मनोज की सारी दवाइयाँ? माँ जी वो क्या कह रही है? साफ साफ बताना क्या बात है। माँ जी, आज भी राजमा चावल की ज्यादा कमाई नहीं हुई। 2-4 बच्चे आते हैं, उन बच्चों की वजह से ही हमारे घर का राशन पानी चल रहा है। दवाई लेने लायक तो पैसे बचते ही नहीं हैं। और जो ये राजमा चावल इतना उधार ले लिया है, इसके पैसे कौन चुकाएगा? माँ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जितना सोचती हूँ कि मैं मेहनत करूँ, घर में 4 पैसे आएंगे, लेकिन देखिए ना, जब ज्यादा बिक्री ही नहीं होती तो कमाई कहाँ से होगी। मेरे तो उसी दिन कर्म फूट गए थे जब मैं तुझे बहू के रूप में घर पर लाई थी। जब से घर में आई है तब से घर की लक्ष्मी तो ना बन सकी, लेकिन कुलक्षणी जरूर बन गई है। खा गई मेरे घर को तू। माँ जी, आप हर बार मुझे ही क्यों सुनाती हैं? कभी ये भी तो देखिए कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ ताकि घर अच्छे से चल सके, लेकिन आप तो घूम फिर कर सारे दोष मुझ पर ही डाल देती हैं। अरे तेरी वजह से ही तो ये सब हो रहा है। मेरा बेटा इतनी अच्छी नौकरी करता था, लेकिन बस तेरी वजह से बेचारे की ऐसी हालत है। गरीब तो पहले ही थे, लेकिन तेरे आने के बाद तो पाई पाई के मोहताज हो गए हम लोग। माँ बस भी करो ना, आप भी हद ही कर देती हो। अरे जो भी हुआ उसमें चांदनी की क्या गलती थी? गलत तो चांदनी के साथ हुआ है। जहाँ नई बहू घर संभालती है, वहाँ चांदनी को काम पर जाना पड़ रहा है। पता नहीं कौन सा जादू जानती है ये लड़की। मेरे बेटे को तो काबू में कर ही रखा है। रेखा अपनी बहू चांदनी को खूब भर भर कर खरी खोटी सुनाती ही रहती है, लेकिन चांदनी फिर भी हिम्मत नहीं हारती और बस कोशिश करती रहती है कि किसी तरह उसका काम चले और लोगों को उसके हाथ से बनाए राजमा चावल अच्छे लगे। कई दिनों तक ऐसे ही वो स्कूल के बाहर राजमा चावल बेचती रहती है, लेकिन उससे चांदनी की बहुत ही कम कमाई होती थी, जिससे घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था। एक दिन चांदनी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर राजमा चावल बेच रही थी। तभी उस बिल्डिंग में जो ऑफिस था, उसमें से एक मयंक नाम का आदमी चांदनी के ठेले के पास आता है। अरे जरा सुनिए, जरा 1 प्लेट राजमा चावल लगा दीजिए। जी अभी लगाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। चांदनी जल्दी से 1 प्लेट में राजमा चावल लगाती है और मयंक राजमा चावल खाता है। उसे वो चावल बहुत पसंद आते हैं और वो बोलता है, अरे वाह, आपके राजमा चावल तो बहुत ही अच्छे हैं। ये आपने खुद बनाए हैं क्या? जी हाँ, ये मैंने ही बनाए हैं। आपको पसंद आए? पसंद? अरे बहुत पसंद आए हैं। हमारे ऑफिस के कैंटीन में ऐसा राजमा चावल नहीं मिलता है, तभी तो मैं हमेशा लंच करने बाहर आ जाता हूँ। और देखो, आज तो मुझे आपके हाथ के राजमा चावल भी मिल गए। जी शुक्रिया आपका। आप यहाँ रोज क्यों नहीं लगाती हो? आपके हाथों में बहुत स्वाद है। और हाँ, मैं तो ये भी बता सकता हूँ, अगर आप हमारे लंच के टाइम पे लगाओगी ना, तो आपके सारे राजमा चावल तुरंत ही बिक जाएंगे। वो क्या है ना, मैं जानता हूँ सबको आपके हाथ का बना हुआ राजमा चावल बहुत पसंद आएगा। कहाँ साहब, यहाँ तो मैं जगह जगह जाकर राजमा चावल बेचती हूँ, स्कूल के बाहर बेचती हूँ, लेकिन फिर भी 2 पैसे से ज्यादा कमाई हो ही नहीं पाती। यही तो दिक्कत है आजकल के लोगों में। अरे किसी भी काम को आगे बढ़ाने में या बढ़ने में कम से कम 2 या 3 महीने लग जाते हैं। आप लोगों को तो जल्दी चाहिए होता है। अरे इतनी जल्दी थोड़ी होता है कुछ। भाई साहब, यहाँ 2-3 महीने नहीं बल्कि पूरा 1 साल होने वाला है। घर की परेशानी भी इतनी है और कमाई तो बहुत ही कम होती है। खैर छोड़िए, आपको राजमा चावल पसंद आए यही बहुत है। आप तो यहाँ ठेला लगाते ही हो, लेकिन देखना एक दिन इसी राजमा चावल की वजह से आप बहुत अच्छी जगह काम करेंगी। मतलब क्या है आपका बड़ी जगह से? समझाना क्या चाहते हैं आप मुझे? कुछ नहीं, मुझे तो आपका राजमा चावल बहुत पसंद आया और मैं तो बस आपसे ये कहूँगा कि आप रोज इसी समय राजमा चावल बेचा करो। मयंक और चांदनी इसी तरह बातें करने लगते हैं। उसके बाद चांदनी रोज वहाँ राजमा चावल बेचने के लिए जाने लगती है। धीरे धीरे वहाँ काफी लोग राजमा चावल खाने के लिए आने लगते हैं और चांदनी की काफी बिक्री होने लगती है। चांदनी और उसका परिवार भी अब काफी ज्यादा खुश रहने लगा था, क्योंकि अब पैसों की पहले की तरह ज्यादा समस्या नहीं थी।
कुछ दिनों के बाद मयंक चांदनी को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और अपनी बॉस से मिलवाता है। इत्तेफाक से मयंक की बॉस वही अंकिता थी जिसने चांदनी के राजमा चावल की बेइज्जती की थी। मैडम, ये है चांदनी, जिसके ठेले से हमारा पूरा स्टाफ राजमा चावल खाता है, और कल जिसके राजमा चावल मैंने आपको खिलाए थे। तुम तो वही हो ना जो उस दिन स्कूल के बाहर राजमा चावल बेच रही थी? जी मैडम जी, मैं वही हूँ। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? तुम इसके राजमा चावल की इतनी तारीफ करते हो, पता नहीं कितनी गंदगी से ये वो राजमा चावल बनाती होगी, और कल तुमने वही गंदगी वाला राजमा चावल मुझे भी खिला दिया। मैडम, मैंने आपको उस दिन भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ, मैं खाना बनाते हुए बिल्कुल साफ सफाई रखती हूँ, बल्कि साफ सफाई का तो मैं हमेशा बेहद ख्याल रखती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे अच्छे से पता है तुम गरीबों का। माफ करना मैडम, ये कंपनी आपकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दोगी। तुम इस गरीब राजमा चावल वाली के लिए मुझसे बहस कर रहे हो? पहली बात तो ये मैडम, ये ना बहुत साफ सफाई से खाना बनाती है। आपका पूरा स्टाफ इसी का राजमा चावल खाता है, और आज तक किसी की भी तबीयत थोड़ी सी भी खराब नहीं हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये गंदगी में खाना बनाती है? अरे ओ मैडम प्लीज, अब तो इन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ, और इन्होंने कई बार मेरे सामने राजमा चावल बनाए हैं और मुझे खिलाए भी हैं। कल तो आपने भी खाया था, और तारीफ तो बहुत कर रही थी आप। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद अंकिता को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा से ही अपनी अमीरी का घमंड में चूर रहती थी, लेकिन मेरी सारी बातों से हटकर एक बात सच कहूंगी कि सच में तुम्हारे हाथ के बने राजमा चावल में बहुत स्वाद है। थैंक यू मैडम। और मैं तुम्हें अब परमिशन देती हूँ अपनी कैंटीन में राजमा चावल के स्टॉल लगाने की। चांदनी को एक बहुत ही बड़ा अवसर मिल जाता है खुद को आगे बढ़ाने का, जिसमें वो बहुत मेहनत करती है। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे घर की साफ सफाई करने वाली मेरा पति कब साफ कर गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कौन सा मनहूस दिन था जब मैं तुम्हें अपने घर में लाई थी। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि स्वाति की जिंदगी में कुछ तो बहुत बुरा हुआ था, पर क्या? स्वाति एक बहुत ही समझदार लड़की थी और साथ ही सुंदर भी बहुत थी। उसकी शादी विशु से हुए 4 साल हो चुके थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। इसी बीच उसके 2 बार मिसकैरेज भी हो चुके थे, जिसके चलते उसकी गोद अभी तक सूनी थी और वो भगवान से अपनी माँ बनने की दुआएं भी किया करती थी। ऐसी एक दिन स्वाति को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश होती है। वो जल्दी से खुशखबरी विशु को देने के लिए उसके पास जाती है और उससे कहती है, विशु जल्दी आओ यहाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है जान, सुबह सुबह इतना क्यों चहक रही हो? विशु तुम पापा बनने वाले हो। क्या सच में? इतना कहकर विशु स्वाति को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो आप? नीचे उतारिए मुझे। जान मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई लव। विशु स्वाति को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाता है। डॉक्टर स्वाति का चेकअप करती है और कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो उसे प्रॉपर बेड रेस्ट करने के लिए कहती है, जिसके चलते स्वाति घर का काम नहीं कर पाती। स्वाति का ख्याल रखने के लिए, साथ ही घर का काम करने के लिए विशु घर में एक रश्मि नाम की नौकरानी को ले आता है। रश्मि हर काम में चंट थी। बहुत जल्दी ही वो घर का सारा काम संभाल लेती है, जिससे विशु और स्वाति दोनों ही बहुत खुश थे। ऐसी एक दिन रश्मि स्वाति के लिए सूप बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। स्वाति सूप पीती है और रश्मि उसके पैर दबाने लगती है। तभी स्वाति उससे उसके बारे में पूछती है। रश्मि ये बता, तेरे घर में है कौन कौन? मालकिन कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्यों, क्या हुआ? कहाँ गए तेरे परिवार वाले? मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। पापा भी उनके गम में ही चल बसे। तब से गरीबी ही मेरी माँ भी बन गई और बाप भी बन गया, और आज मैं यहाँ आ गई। अरे तू अकेली नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ। तू भी तो मेरा परिवार है ना। और हाँ, अब से तू यहीं रहेगी, ठीक है? इसी घर में। और सुन, वहाँ टेबल पर कुछ साड़ियाँ रखी है, वो तेरे लिए है, वो पहन लेना। रश्मि टेबल पर से साड़ियाँ उठा लेती है और ले जाकर अपने कमरे में रख देती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और एक दिन रश्मि रसोई में काम कर रही होती है और स्टूल पर चढ़कर चीनी का डब्बा उतार रही होती है कि अचानक इसका पैर फिसल जाता है। तभी वहाँ विशु आ जाता है और रश्मि को अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। साहब, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, आप मुझे छोड़िए। सॉरी। साहब, कुछ चाहिए था क्या आपको, जो आप यहाँ आए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर विशु वहाँ से चला जाता है, पर उसकी आंखों में रश्मि का भोला चेहरा और उसकी सहमी हुई आंखें बस पनाह ले जाती है।
वो जितनी बार भी आंखें बंद करता है उसे बस रश्मि ही नजर आती है। ऐसी एक सुबह रश्मि नहा धोकर रसोई में काम कर रही होती है। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा होता है। तभी वहाँ विशु आता है और रश्मि को देखता है और उसके करीब जाकर धीरे से उसके कान में बोलता है। एक कप चाय देना। उसकी आवाज सुनकर जैसे ही रश्मि पीछे पलटती है, उसके गीले गीले बाल विशु के चेहरे को छू जाते हैं और वो कुछ पल के लिए खो सा जाता है और अपने मन में सोचता है, हाँ, इसकी अदा, इसकी जुल्फों से गिरता हुआ पानी मेरी नीयत को कर रहा है बेमानी। कहीं हो ना जाए मुझसे गुस्ताखी, इसकी हंसी बन ना जाए मेरी जिंदगी की बर्बादी। तभी रश्मि उसे चाय देते हुए बोलती है, साहब चाय। तुम बहुत खूबसूरत हो। जरूर। साहब वो ना आपकी चाय ठंडी हो रही है, आप बैठकर चाय पी लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। विशु चाय लेकर वहाँ से चला जाता है और बाहर टेबल पर बैठकर चाय पीने लगता है। साथ ही वो रश्मि को भी देखता रहता है। वक्त बीत जाता है और प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ने के साथ साथ स्वाति का खुद से भी कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका था। अब वो सारा दिन बस अपने कमरे में ही लेटी रहती, जिसके चलते विशु की ख्वाहिशों को और ज्यादा पर मिल चुके थे और वो रश्मि की तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगा था। ऐसी एक रात जब रश्मि सारा काम खत्म करके रसोई में नीचे अपना बिस्तर लगाकर सो रही होती है कि तभी विशु उसके पास आता है और धीरे से उसके गालों को छूता है और प्यार से उसके करीब आकर बोलता है, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। इतनी सुंदर हसीना को मेरे घर की नौकरानी नहीं होना चाहिए, इसे तो रानी बन के रहना चाहिए मेरे साथ। तभी रश्मि की आंख खुल जाती है और वो एकदम से घबरा जाती है। इससे पहले वो कुछ बोलती, विशु उसके होठों पर उंगली रख देता है और उससे बोलता है, रश्मि प्लीज चिल्लाना मत, नहीं तो स्वाति उठ जाएगी। साहब आप यहाँ इस वक्त और ये सब? रश्मि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी आपको कुछ चाहिए था क्या? कहिए क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए तो बहुत कुछ, पर उससे पहले कुछ बताना है तुम्हें। जी कहिए ना, क्या कहना है आपको? यही कि तुमसे मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ। भले ही तुम नौकरानी थी हमारे घर की, लेकिन कब मेरे दिल की रानी बन गई मुझे तो पता ही नहीं चला। आप ये क्या कह रहे हो? ये सब गलत है। कुछ गलत नहीं है, मैं तुम्हें खुशी दे सकता हूँ, बस मेरी हो जाओ, खो जाओ इस रात में। आज मैं तुम्हें दुनिया भर का प्यार दूंगा, तुम इसे कभी भूल भी नहीं पाओगी। नहीं ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। मैं भी, तुम भी और हमारा प्यार भी। अब बस मेरे प्यार को अपना लो। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रात के आगोश में खो जाते हैं। इस तरह विशु का प्यार परवान चढ़ जाता है। अब विशु ज्यादातर वक्त रश्मि के साथ ही बिताता था। ऐसे ही स्वाति की डिलीवरी का समय नजदीक आ जाता है और वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब रश्मि स्वाति दोनों मिलकर स्वाति की बेटी गुन्नू का भी ख्याल रखते हैं। ऐसी एक दिन गुन्नू भूख की वजह से रो रही होती है। तभी स्वाति रश्मि को आवाज लगाते हुए कहती है, रश्मि, अरे ओ रश्मि, कहाँ है तू? जल्दी से गुन्नू की दूध की बोतल ले आ, कब से कह रही हूँ तुझे। स्वाति के बार बार बुलाने पर भी रश्मि नहीं आती। थक हार कर वो खुद से ही दूध गर्म करके लाती है और गुन्नू को पिला देती है और गुन्नू सो जाती है। जिसके बाद स्वाति रश्मि को पूरे घर में तलाशने लगती है। तभी उसकी नजर स्टोर रूम के दरवाजे पर जाती है, जो कि हल्का सा खुला हुआ था और वहाँ की लाइट भी ऑन थी। जैसे ही स्वाति अंदर झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि रश्मि और विशु एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले प्यार जता रहे थे। ये नजारा देखकर स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका विश्वास पल भर में टूट जाता है। वो स्टोर रूम के अंदर जाती है और रश्मि को एक चांटा लगाती है और उससे गुस्से में बोलती है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरे घर की साफ सफाई करने वाली कब मेरा पति ही साफ कर गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुम्हें अपने घर की नौकरानी बनाया। स्वाति ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? इस 2 टके की नौकरानी के लिए तुमने मुझसे बेवफाई की। अरे क्या कमी थी मेरे प्यार में? हाँ बोलो, शर्म नहीं आई एक बार भी तुम्हें ये गुल खिलाते हुए? अरे मेरे नहीं तो कम से कम ये नन्ही से जान के बारे में ही सोच लेते। इस दुनिया में आई है उसका ख्याल ही रख लिया होता। और तुझे तो मैंने इस घर का हिस्सा माना था, पर तूने रिश्तों के मतलब ही बदल दिए यहाँ। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। मैं यहाँ ये सब करना नहीं चाहती थी, पर शायद मैं हमेशा से अकेली रही थी और जब मुझे किसी का प्यार मिला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और ये भूल गई कि मैं किसी का घर उजाड़ रही हूँ। माफ कर दो दीदी मुझे, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से। इतना कहकर रश्मि वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और अपने साथ हुए धोखे के बाद स्वाति कभी विशु को माफ नहीं कर पाती और तलाक लेकर हमेशा के लिए विशु से अलग हो जाती है। तो वहीं विशु भी सारी उम्र पछतावे की आग में जलता रहता है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।